जयकारा लगाएंगे। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय S.R. कांडे जी, जिनका आगमन किसी कारणवश इस कार्यक्रम में नहीं हो पाया है, T.L. माहेश्वरी जी, B.S. जागृत जी, संजय सेंद्रे जी, ललित नरेटी जी और आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि के तौर पर विराजमान परम आदरणीय T.R. आंचला सर, इंद्रेश ठाकुर जी और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोविंद बालको जी, साथ ही हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में विराजमान सुरजू टेकाम जी, सहदेव ठाकुर जी, B.S. सहारे जी, हेमंत कांडे जी और महिला प्रभाग से बालको मैडम, रामटेके मैडम और साथ ही सम्मानीय मंच मानपुर के इस पावन धरा में, इस मिट्टी में, इस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले जी के जयंती के अवसर पर उपस्थित SC, ST, OBC समुदाय के समस्त सियान सज्जनों को मेरी ओर से सादर जय सेवा, सेवा जोहार, जय जोहार करती हूँ। समस्त माता शक्तियों को मेरी ओर से प्रणाम है। समस्त युवा शक्तियों को मेरी ओर से आशीर्वाद पहुंचे। सबकुल जीवन दल सेवा 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 जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत संत कबीरदास, संत रविदास जैसे महान संतों की कर्मभूमि है। यह महात्मा गौतम बुद्ध की कर्मभूमि है। बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे महान क्रांतिकारी नेताओं की जन्मभूमि है, जिन्होंने जातिवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास का खुलकर खात्मा किया था। यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक की जन्मभूमि है, जिन्होंने मिसाइल के क्षेत्र में भारत को महान शक्तिशाली बना दिया। यह सावित्रीबाई फुले, फतिमा शेख जैसे बहादुर महिलाओं की जन्मभूमि है, जिन्होंने बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल खुलवा करके शिक्षा की बुनियाद रखी, भारत की बुनियाद रखी। तो ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपने बात की शुरुआत करती हूँ। क्योंकि आज का यह मंच एक सामाजिक मंच है, समाज के मुद्दों को लेकर चिंतन करने का मंच है, हमारे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर चिंतन करने का मंच है। तो किसी भी समाज के बारे में, इतिहास को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि जिस समाज का कोई भी इतिहास नहीं होता, वह समाज कभी भी शासक नहीं बन सकता। क्योंकि इतिहास से प्रेरणा आती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत आती है, ताकत से शक्ति आती है और शक्ति से ही कोई समाज शासक बन सकता है। तो यदि आप लोगों को शासक बनना है तो आप लोगों को अपने इतिहास को जानना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, तब भारत मजबूत था। भारत 1200 वर्ष तक स्वर्ण युग कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था और उस समय हमारे देश में सोने का सिक्का चला करता था। और ये युग था सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि ये युग के राजा लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, तब जाति व्यवस्था अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी थी और
इरादा था कि उस समय दलित समाज के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग और मूल निवासी समुदाय के लोग अपने कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांध करके मुख्य रास्ते से न जा करके किसी अन्य मार्ग से आना जाना करते थे। और वे लोग अपने कमर में झाड़ू इसलिए बांधा करते थे ताकि उनके आने जाने का कोई भी निशान न रहे। और वे लोग अपने गले में हांडी इसलिए बांधा करते थे ताकि उनके मुंह का थूक जमीन पर ना गिरे। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर धीरे धीरे बड़े होना शुरू हुए तब ऐसी जाति व्यवस्था को देखकर काफी दंग रह गए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं भी ऐसी ही जाति व्यवस्था का शिकार हुए थे। बाबा साहब अम्बेडकर जब स्वयं स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तब उन्हें अन्य लड़कों के साथ न बैठा करके कमरे के बाहर बैठाया जाता था और स्कूल में चपरासी उन्हें गिलास में पानी न दे करके ऊपर से पानी पिलाया करता था, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर का शर्ट और पैंट गंदा हो जाया करता था, भीग जाया करता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी जाति व्यवस्था को देखकर काफी भयभीत हो गए और इसलिए उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और तर्क वितर्क के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं इस बीच अपने समाज के अत्याचार का भी शिकार हुए थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बुद्धि का परिचय अपने समाज के लोगों को करवाया और उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं इस समाज से बुराई और कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। आज भारत के लोगों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह वास्तव में सही नहीं है। आज जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं उनको ये भी पता नहीं है कि श्री राम कौन है। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि नहीं कि श्री राम कौन है, तो उनका वास्तविक नाम जो है नंद कुमार देव था और वो बंगाल का ब्राह्मण था, हुगली में फौजदार था और वो अपने संपूर्ण जीवन काल में अनैतिक गतिविधियों में लिप्त था। और सन 1774 में नंद कुमार देव ने वारंट हेंगिस के खिलाफ आरोप लगाया था, लेकिन नंद कुमार देव को दोषी पाया गया था, जिसके बाद 5 अगस्त 1775 को यानी 60 साल की उम्र में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। और फांसी पर ले जाने से पहले उनसे जब उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई थी तब उन्होंने कहा था कि पूरे भारत के लोगों को धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाए। और वह मनुस्मृति का इतना अधिक चहेता था कि वह अंग्रेजों को बार बार याद दिला रहा था कि मनोवादियों की हत्या करना पाप है। और यही वजह है, यही कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में भी जब पूरा भारत बंद था तब 5 अगस्त को उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। ऐसे ही दूसरे तरफ ये मनुवादी विचारधारा के लोग और बनिया लोग पूरे भारत में अपना नियंत्रण करने के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों का भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने सन 1933 में सत्य शोधक समाज के केशव राव जेठे के माध्यम से कांग्रेस में विलीन करवाया था, क्योंकि मनुवादी और बनिया लोगों को ये एहसास हो गया था कि जिस समाज के लोगों को हमने हजारों वर्ष से दबा कर रखा हुआ है, उसी अछूत समाज में से एक नौजवान जिसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर था पूरी सामाजिक व्यवस्था के लिए चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर
माने, बाबा साहब अम्बेडकर को न माने। और आज यही तो हो रहा है। एससी एसटी ओबीसी समुदाय के बहुत सारे लोग हर पार्टी को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते। सही है कि नहीं? अब मैं ओबीसी समाज और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच कैसा रिश्ता है, इसके बारे में बात करती हूँ। सन 1928 में बांबे प्रांत के गवर्नर ने इश्ताक नामक अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की थी और जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने शूद्र वर्ण से जुड़ी जातियों के लिए पहली बार अदर बैकवर्ड कास्ट शब्द का प्रयोग किया था। बाबा साहब अम्बेडकर अनुच्छेद 340 को लागू करवाने के लिए और उन्हें उनकी संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रयास भी किए थे और इसके लिए उस समय के सरकार के ऊपर दबाव भी बनाया गया था। लेकिन उस समय के तत्कालीन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई, जिसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार से ओबीसी समाज के लिए कैबिनेट के मंत्री पद को ठुकराने वाले देश के एकमात्र नेता बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। और दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर के दबाव के कारण ही काका कालेंकर आयोग का गठन किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 140 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक कमीशन नियुक्त करेगा और वह कमीशन ओबीसी समुदाय की पहचान करके उसके विकास के लिए सिफारिश करेगा और अमल में लाएगा। उसमें यह भी बात लिखी हुई है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के अंतर्गत ओबीसी समुदाय के सरकारी तंत्र में उसके लिए उचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान करेगी। लेकिन काका कालेंकर आयोग की इस कमीशन को न तो संसद के समक्ष रखा गया और न ही इसे लागू किया गया। लेकिन 1978 की केंद्र सरकार ने फिर से ओबीसी समुदाय के पहचान के लिए दूसरा कमीशन डीबी मंडल की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी 1990 से लेकर आज तक सचिवालय में धूल खारी है। उसके बाद 7 अगस्त 1990 के दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की केंद्र सरकार देश में 52% ओबीसी समुदाय के लिए मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार नौकरी में 27% ओबीसी आरक्षण देने का घोषणा किया था और जिसके विरोध में पूरे मानववादी लोग पूरे देश में मंडल विरोधी आंदोलन किए थे। तो इस प्रकार से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बाबा साहब अम्बेडकर को ओबीसी समुदाय का विरोधी बताया जाता है, ताकि सदियों के शोषित संपूर्ण शूद्र समाज यानी कि एससी एसटी ओबीसी को आपस में लड़वा के मलाई काटी जा सके। लेकिन हम एससी एसटी ओबीसी समाज को आज संगठित होने की जरूरत है और उनके षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर धर्मनिरपेक्ष जातिहीन भारत का सपना देखा करते थे। एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां पर सभी समुदाय के लोग सुख सम्मान और सुरक्षा से जी सके। ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां पर जातिवाद पाखंडवाद का खात्मा हो, लोकतंत्र विज्ञान
मजबूत हो सके। ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां पर जाति नफरत और धार्मिक नफरत के लिए कोई भी जगह ना हो। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हर तरफ एक दंगा फसाद, एक साजिश रची जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान दिए थे। वो ये कि बहुपत्नी की परंपरा को समाप्त करके महिलाओं को सम्मान दिया। एक वैध पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी को अमान्य किया था। तो मैं बात कर रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए थे। पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को ही बराबरी का अधिकार दिया है। यहाँ तक कि गोद लेने का अधिकार दिया है, तलाक लेने का। तो ये सब अधिकार अम्बेडकर ने आप सबको दिया था। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो जो हवाओं का रुख मोड़ दे, वो हुनर पैदा करो। अगर इस देश में सम्मान से जीना चाहते हो, अगर इस देश में सम्मान से जीना चाहते हो, तो हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। और अब मैं ऐसी महानायिका के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद हमारे समाज के लोग नहीं जानते। तो पहले एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उस समय सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग के पुरुषों को ही पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया था। उस समय दलित समाज और एससी, एसटी, ओबीसी समाज की महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना पाप माना जाता था। तब उस समय हमारे समाज में ऐसी ही महानायिका का जन्म हुआ जिन्होंने न सिर्फ हमें शिक्षा का अधिकार दिया बल्कि बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भी खुलवाए, वो भी विपरीत परिस्थितियों में। और ऐसी ही संघर्षशील महिला का नाम है सावित्रीबाई फुले, जिसके बारे में शायद हमारे समाज की महिलाएं भी नहीं जानती हैं। आज आप लोगों को जो भी स्वतंत्रता मिली है, चाहे वो नौकरी प्राप्त करने का अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, उसका पूरा का पूरा श्रेय सावित्रीबाई फुले को ही जाता है। क्योंकि जिस समय लड़कियों की दशा अत्यंत ही दयनीय थी और ऐसी स्थिति में लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना चुनौती भरा कार्य था। और ये सब उस समय इतना आसान नहीं था जितना कि आज है। और ये सब कार्यों में सावित्रीबाई फुले को कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा था। सावित्रीबाई फुले जब स्वयं बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी, तब उन्हें लोगों की गालियां भी सुनने को मिलती थी। लोगों के पत्थर के मार भी झेलने पड़ते थे। यहाँ तक कि स्कूल शिक्षा विरोधी लोग सावित्रीबाई फुले के ऊपर कूड़ा, करकट, गोबर, कीचड़, यहाँ तक कि मानव के मलमूत्र भी फेंक दिया करते थे, जिससे सावित्रीबाई फुले की साड़ी गंदी हो जाया करती थी। और इसलिए सावित्रीबाई फुले दूसरी साड़ी अपने साथ में लेकर स्कूल जाया करती थी और उसे स्कूल में जाने के बाद बदल दिया करती थी। सावित्रीबाई फुले अपने पति साहू जी महाराज के साथ, छत्रपति साहू जी महाराज के साथ लड़कियों के लिए 18 स्कूल खुलवाए और सन 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश के सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी।
हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना करवाया था। तो इस प्रकार से हमें सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेकर बच्चों को, महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए। और इसलिए मैं महिलाओं के सम्मान में चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। अबला से बन गई है सबला, देखो सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है, सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है। ऐसे कार्यक्रम में आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके तो चले जाते हैं, लच्छेदार भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन इसे काम नहीं होने वाला। इसको जो है क्रियान्वित करनी भी जरूरी है। और आज हम इसे क्रियान्वित कैसे करेंगे? तो इसके लिए एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को संगठित होना होगा और हर गांव में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में संवैधानिक कार्यशाला का आयोजन करना होगा। और एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के जितने भी लोग गुमराह हो चुके हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना होगा। जीवन बनाए रह सकते हैं। और अंत में मैं सर्व आदिवासी समाज, बौद्ध महासभा, ओबीसी महासभा के जितने भी आयोजनकर्ता के पदाधिकारी हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ ऐसा आयोजन करने के लिए। साथ ही साथ आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं पर भी कोई भी गलती होगी तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, अपनी दीदी समझकर, अपनी बहनी समझकर आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। और अंत में मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि मेन तिहार पर आपस में हिले थे बकरे आसी से के साइना वाइना का बुनने खुद ही अपना नजर तल पर वो देशों के हटके आगे मुन्ने कर मरने देश का तय बनेगी सिलेक्ट अपना इतिहास, हीरे से इतिहास का जराना आगे से संते आती। अभी मैं गोंडी भाषा में बोल रही थी, जिसका अर्थ होता है मत लड़ो आपस में, मत लड़ो आपस में, वरना बिखर जाओगे, मौत के आने से पहले खुद ही अपने नजरों पर गिर जाओगे। हो कोई निवासी इस देश के, हो कोई निवासी इस देश के, तो बचा लो अपना इतिहास, नहीं तो इतिहास के पन्ने पर सिमट कर रह जाओगे, नहीं तो इतिहास के पन्ने पर सिमट कर रह जाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय निवासी, जय भीम, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़ मातारी। धन्यवाद।